नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नारायण सर क्लासेस में। हमने क्लास 11th का केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया और इसका प्रीवियस सेशन में हम बात कर चुके थे रासायनिक संयोजन के नियम के बारे में। और जितनी भी सारे रासायनिक संयोजन के नियम थे सारे हमने बता दिए हैं। रासायनिक संयोजन का नियम है क्या? तो जितनी भी सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं कुछ नियमों का पालन करती है, मतलब कि इन्हीं नियमों पर आधारित होती हैं और उसी नियम को बोला जाता है रासायनिक संयोजन का नियम। और इसके बारे में हमने जो है प्रीवियस सेशन में खूब अच्छे से बात कर लिया है और वहीं से इस सेशन में हम आगे बढ़ेंगे और इस लेसन के आगे के टॉपिक के बारे में हम जानेंगे। और आगे का टॉपिक होगा मोल की अवधारणा, यानी कि मोल कॉन्सेप्ट। और यह जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है रसायन विज्ञान की दृष्टि से। यदि आप कभी भी रसायन विज्ञान पढ़ेंगे और रसायन विज्ञान के साथ हैं तो आपको मोल के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे आप 11th में पढ़ रहे हो या किसी अन्य कंपटीशन का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इस मोल कॉन्सेप्ट के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। मोल है क्या? तो हमने पहले ही बता दिया है कि रसायन विज्ञान में पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, द्रव्य का अध्ययन किया जाता है और पदार्थ की मात्रा को जिसमें मापा जाता है उसे मोल कहा जाता है। जैसे कि 7 यूनिट होते हैं, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसमें भी हम आगे चल करके बताएंगे। तो पदार्थ है क्या और पदार्थ की मात्रा को किस में हम व्यक्त करेंगे? तो मोल में व्यक्त किया जाता है। और उसी मोल के बारे में हम कैसे गणना करते हैं, ये मोल आया कहाँ से, क्या चीज़ है, इसी के बारे में जो है हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। और एक बार फिर से हम कहेंगे कि आप जो है अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो वहाँ पे 3 कॉलम आएंगे जहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जो होगा मोल की अवधारणा यानी कि मोल कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम जानेंगे परमाणु के बारे में। परमाणु है क्या? एटम है क्या? परमाणु यानी कि एटम, समझिए इसके बारे में। तो जो द्रव्य है, द्रव्य के बारे में हम बहुत ही अच्छे से बात कर चुके हैं प्रीवियस सेशन में। तो जितनी भी सारे द्रव्य होते हैं सूक्ष्मतम कणों से मिलकर के बने होते हैं और किसी भी पदार्थ का जो सूक्ष्मतम कण होता है उसे अवयवी कण कहा जाता है। और यही अवयवी कण या तो परमाणु हो सकता है, या तो अणु हो सकता है, या आयन हो सकता है। तो परमाणु, अणु या आयन किसी भी द्रव्य का अवयवी कण होता है और कोई भी द्रव्य इन्हीं अवयवी कणों से मिलकर के बना होता है। तो समझिए परमाणु के बारे में। परमाणु है क्या? तो पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, यानी कि पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है उसे ही परमाणु कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसका यही होगा, पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, वही क्या है? परमाणु है। तो पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है वही क्या है? तो परमाणु है। दूसरी बात इसके बारे में जानें कि जो परमाणु है रासायनिक अभिक्रियाओं में अपनी पहचान को नहीं खोता है, यानी कि परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में अपनी पहचान नहीं खोता है।
रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु जो है अपनी पहचान नहीं खोता है। इसका क्या मतलब, ये बात समझिए, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से परस्पर अभिक्रिया करके जल बनाती है H2O। ठीक, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से परस्पर अभिक्रिया करके जल बनाती हैं, लेकिन क्या ये जो हाइड्रोजन गैस है किसी दूसरे तत्व के परमाणु में परिवर्तित हो गया? नहीं, हाइड्रोजन के ही रूप में है जल में। उसी तरह से ऑक्सीजन है, क्या यह किसी दूसरे तत्व के परमाणु के रूप में परिवर्तित हो गया? यानी कि ऑक्सीजन है तो क्या ये नाइट्रोजन हो गया? नहीं, ऐसा बात नहीं है। कहने का मतलब है कि परमाणु किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्म इकाई होता है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं में अपना अस्तित्व नहीं खोता है, मतलब कि अपनी पहचान को नहीं खोता। एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में परिवर्तित कभी भी नहीं होता। तीसरी बात इसके बारे में हम समझ ले क्या, तो यह जो है अभिक्रियाओं में अपनी पहचान को जो है नहीं खोता है, अपनी पहचान को नहीं खोता है। तीसरी बात क्या है कि यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। इस बात को समझ लेते हैं कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, नहीं रह सकता है। इसका क्या मतलब, जैसे समझिए कि लोहा ले लेते हैं, आयरन Fe, ठीक है, तो लोहे का बहुत बड़ा टुकड़ा आता है। इस तरह से हमने जो है एक छोटा सा लोहे का रोड लिया, छोटा सा टुकड़ा लिया। अब कहेंगे कि क्या इसमें एक ही परमाणु होगा? नहीं, तो आयरन के बहुत सारे परमाणु होंगे। इसका क्या मतलब कि परमाणु जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, बहुत सारे परमाणु एक साथ में रहते हैं, यही है। तो पूरा इसका हम फुल परिभाषा हम बता रहे हैं परमाणु का। तो परमाणु द्रव्य का वह सूक्ष्म इकाई है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अपनी पहचान को नहीं खोता है। इसे ही बोला जाता है परमाणु। परमाणु के बारे में आप समझ लिए। अब हम जान लेते हैं अणु के बारे में। किसके बारे में? तो अणु के बारे में समझिए। अणु को जो है इंग्लिश में मॉलिक्यूल बोला जाता है, और यह भी जो है पदार्थ का सूक्ष्मतम इकाई है। जैसे कि परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम इकाई होता है, उसी प्रकार से अणु भी पदार्थ का सूक्ष्मतम इकाई होता है। अब ये कैसे? तो सबसे पहला पॉइंट है इसका क्या, अणु के बारे में, कि परमाणुओं के संयोजन से अणु बनता है। यानी कि बहुत सारे परमाणु जुड़ करके अणु का निर्माण करते हैं। यानी कि परमाणुओं से अणु बनता है, ठीक है ना। परमाणुओं से क्या होता है? तो अणु बनता है। दूसरी बात कि पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में तो भाग परमाणु लेता है, तो अणु कहाँ से लेगा? तो पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, इसे ही बोला जाता है अणु, यानी कि मॉलिक्यूल। पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, इसे ही कहा जाता है मॉलिक्यूल, यानी कि अणु। ये बातें जो है आप समझ लिए होंगे। अणु जो है दो प्रकार के होते हैं, मतलब कि अणु को दो भागों में बांटा गया है। एक को कहा जाता है समपरमाणुक अणु, समपरमाणुक अणु, और दूसरे को कहा जाता है विषम परमाणुक अणु। समपरमाणुक अणु और विषम परमाणुक अणु। स्पष्ट है कि अणु का निर्माण परमाणुओं से होता है। अब ये परमाणु एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। तो जब समान परमाणुओं से जो अणु बना होता है उसे ही कहा जाता है समपरमाणुक अणु।
जैसे एग्जाम्पल में देखिए H2 हाइड्रोजन अणु है ये, उसी तरह से O2, N2, O3, ये सब कैसे हैं? तो ये सभी तो समान परमाणुओं से मिलकर के बना है। जैसे कि हाइड्रोजन की बात करते हैं, हम यहाँ पे हाइड्रोजन को ले लेते हैं। देखिए हाइड्रोजन, तो ये H2 है, यह जो है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन परमाणु से बना हुआ है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन परमाणु से बना हुआ है। इसका क्या मतलब है कि ये हाइड्रोजन परमाणु और यह हाइड्रोजन परमाणु दोनों एक जैसे होंगे, दोनों एक जैसे ही होंगे, भिन्न तो होंगे नहीं। तो क्या मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों जो है समान परमाणु ही है। इसका मतलब ये है कि जो समान परमाणु से बना होता है अणु, उसे बोला जाता है समपरमाणुक अणु, समपरमाणुक अणु। बात करते हैं विषमपरमाणुक अणु। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये H2O जो भिन्न भिन्न परमाणुओं से मिलकर के बना होता है, वह अणु जो भिन्न भिन्न परमाणुओं से मिलकर के बना होगा, एक जैसे परमाणु से नहीं, उसे ही कहा जाता है विषम परमाणुक अणु। जैसे कि H2O एक प्रकार का अणु है, H2O क्या है? एक प्रकार का अणु है, लेकिन यह हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बना है और ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर के बना है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु क्या हुए? यहाँ पे H2O में भिन्न भिन्न हुए, फिर भी एक अणु के रूप में है ये H2O। तो क्या हुआ? ये H2O एक प्रकार का विषम परमाणु हुआ। यानी कि भिन्न भिन्न परमाणुओं से जो अणु बना होता है उसे ही कहा जाता है विषम परमाणु का अणु। जैसे कि H2O हो गया, NH3 हो गया, NH3, CO2 हो गया, CH4 हो गया, ये सभी कैसे हैं? तो विषम परमाणुक अणु है। तो समान प्रकार के परमाणुओं से जो मिलकर के बना होता है उसे समपरमाणुक अणु कहते हैं, और जो भिन्न भिन्न परमाणुओं से मिलकर के बना होता है उसे विषम परमाणुक अणु कहते हैं। तो परमाणु और अणु के बारे में आप समझ लिए होंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम जानेंगे आगे इसके बारे में, मोल के बारे में। ठीक है, मोल संकल्पना है क्या? सबसे पहले हम मोल के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं क्या चीज़? एटॉमिक मास यूनिट के बारे में, यानी कि परमाणु द्रव्यमान के बारे में। एटॉमिक मास यूनिट यानी कि परमाणु द्रव्यमान, ये सारा पार्ट अब हम मिटाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए परमाणु द्रव्यमान इकाई। परमाणु द्रव्यमान इकाई, इसी को बोला जाता है एटॉमिक मास यूनिट। समझना है इस बात को, एटॉमिक मास यूनिट, शॉर्ट में इसे ही बोला जाता है AMU। AMU, हमें AMU तक पहुंचना है। हम एक फिजिक्स की कहानी बताते हैं। जैसे कि हमें किसी भी वस्तु को मापना होता है, कोई भी वजनदार वस्तु है उसको मापना होता है, तो हम उसे किलोग्राम से तौलते हैं कि वो कितने किलो की है। लेकिन आज से 200-250 वर्ष पहले जो है इस तरह के इंस्ट्रूमेंट नहीं थे जिसके द्वारा कि हम किसी भी वस्तु को माप सकें। तो USA में एक सिलेंडर रखा गया है जिसका वजन है 1 kg। जैसे ये जो है एक सिलेंडर है, ये जो है एक सिलेंडर है और जिसका वजन है कितना? तो 1 किलोग्राम। अब किसी भी वस्तु को मापना है कि वो वस्तु कितने किलोग्राम की है। जैसे कि हमारे पास एक बॉक्स है, एक क्या है? तो ये बॉक्स है, और इसे हमें जो है मापना है। हमें जो है इसे क्या करना है? तो मापना है। अब हम कैसे इसको मापेंगे ये हमें यहाँ पे जानना है। समझिए इसको जो है हमें मापना है। ठीक, तो हम इसे जो है क्या करते हैं? तौल लेते हैं।
तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस सिलेंडर को जो है रखना पड़ेगा, इस सिलेंडर को जो है इसके ऊपर रखना पड़ेगा। मान लेते हैं कि इस वस्तु के लिए हमने जो है कितना, इस तरह से जो है 10 सिलेंडर रखा इस पे, कितना सिलेंडर, तो 10 सिलेंडर। तो कहा जाएगा क्या कि ये जो बॉक्स है, बॉक्स का द्रव्यमान बराबर 10 सिलेंडर के बराबर है। कितने सिलेंडर के बराबर है, तो 10 सिलेंडर के द्रव्यमान के बराबर है। इसी तरह से यदि इसके ऊपर हमें क्या करना पड़े, तो 20 सिलेंडर रखना पड़े। कोई भी वस्तु है, मान लेते हैं कि ए है या बी है, कोई भी वस्तु है, और उसका जो द्रव्यमान मापना है और इस पर जो है 20 सिलेंडर जो है आता है। इसका मतलब ये है कि वस्तु का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा 20 सिलेंडर द्रव्यमान के बराबर, 20 सिलेंडर के द्रव्यमान के बराबर। तो यूएसए में जो है फिजिक्स के लिए ये पहले रखा गया था, अभी भी रखा गया है सिलेंडर, और इस सिलेंडर का जो द्रव्यमान है वो कितना है, तो 1 किलोग्राम है। और इस तरह से जितने सिलेंडर इस पर रखा जाएगा, इस वस्तु का द्रव्यमान ही उतने ही किलोग्राम हो जाएगा। इसलिए जो है बाद में जब विकास किया गया तो इस सिलेंडर को, एक सिलेंडर का जो है द्रव्यमान ले लिया गया कितना, तो 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम सिलेंडर का द्रव्यमान कितना लिया गया, तो 1 किलोग्राम। इसका मतलब ये करेंगे कि बॉक्स का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा 1 किलोग्राम। एक सिलेंडर का द्रव्यमान है तो 10 सिलेंडर का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो 10 किलोग्राम हो जाएगा। उसी तरह से यदि ये जो वस्तु लिया गया इसका जो द्रव्यमान निकाला जाए, द्रव्यमान तो कितना हो जाएगा, तो 20 सिलेंडर के बराबर है, यानी कि इसका हो जाएगा 20 किलोग्राम द्रव्यमान। तो इस तरह से जो है क्या किया गया कि बार बार सिलेंडर रखना पड़ रहा था, बार बार सिलेंडर बोलना पड़ रहा था। तो इससे छुटकारा पाने के लिए इसका जो है वजन कर लिया गया कितना ग्राम, तो 1 किलोग्राम एक सिलेंडर का। तो 10 सिलेंडर का 10 किलोग्राम, 20 सिलेंडर का 20 किलोग्राम, 50 सिलेंडर का 50 किलोग्राम। इसी तरह से रसायन विज्ञान में जो है तत्वों का या पदार्थों का द्रव्यमान को मापने के लिए लाया गया क्या चीज़, परमाणु द्रव्यमान इकाई। लेकिन परमाणु द्रव्यमान इकाई को बनाने से पहले भी क्या किया गया, मानक मात्रक का प्रयोग किया जाता था। मानक मात्रक का यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट का प्रयोग किया जाता था। स्टैंडर्ड यूनिट में जो मानक माना जाता था कार्बन का, यानी कि किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान कार्बन के सापेक्ष निकाला जाता था, कार्बन के सापेक्ष। यानी कि कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान का 1/12 भाग का जो गुना होता है वो जो है किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान होता है। तो यहाँ पे अब हम समझेंगे किसके बारे में, तो एटॉमिक मास यूनिट के बारे में। चलिए इस चीज़ को हम मिटाते हैं, ये तो समझने के लिए फिजिक्स की चीज़ें यहाँ पे हमने ला दिया। तो जैसे कि फिजिक्स में जुगाड़ करके बनाया गया सिलेंडर और सिलेंडर का वजन निकाला गया कितना, 1 किलोग्राम, उसी तरह से रसायन विज्ञान में भी किया गया है। तो इसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो इसके लिए जो है किया गया स्टैंडर्ड यूनिट का प्रयोग, स्टैंडर्ड यूनिट यानी कि मानक मात्रक। क्या चीज़, तो मानक मात्रक का प्रयोग किया जाता है। मानक मात्रक ये किसके सापेक्ष निकाला गया, तो कार्बन परमाणु के सापेक्ष। क्या है कार्बन परमाणु के सापेक्ष, तो किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वह जो है 1/12 भाग 1/12 का जो गुना होता है कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान, यानी कि कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। तो स्टैंडर्ड यूनिट जो है मानक मात्रक लाया गया, जो होता है क्या, तो किसी परमाणु का जो द्रव्यमान होगा वह
1/12 गुणे कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान हमें निकालना है। नाइट्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान 1 नहीं है, ऐसे लिखते हैं। नाइट्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान हमें निकालना है। तो नाइट्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह होता है 14 और इंटू हो जाएगा 1/12 गुणे कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान। उसी तरह से यदि ऑक्सीजन का निकालें, ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान तो ये हो जाएगा क्या चीज़, तो ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 1/12 गुणे कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। उसी तरह से यदि हम यहाँ पे निकालें किसका, सोडियम का, सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान, सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान ये हो जाएगा, सोडियम का होता है 23 इंटू हो जाएगा 1/12 गुणे कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान। अब बात समझिए यहाँ पे, जैसे कि वहाँ पे जो है सिलेंडर बार बार लिखा जा रहा था, सिलेंडर का प्रयोग किया जा रहा था, उसके स्थान पर ला दिया गया किलोग्राम। उसी तरह से यहाँ पर भी बार बार लिखा जा रहा है 1/12 गुणे कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान। ये चीज़ जो है बार बार यहाँ पे लिखा जा रहा है, इसीलिए केमिस्ट्री में यूपीएससी संस्था ने क्या किया कि इसके स्थान पे क्या किया, AMU का प्रयोग होने लगा। AMU का प्रयोग होने लगा मतलब कि 1/12 गुणे कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान कितने के बराबर होता है, तो 1 MU के बराबर होता है। उसी तरह से देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा, ये तो 14 होता है और इतने के बराबर हमने मान लिया क्या चीज़, AMU, तो हो गया ये AMU। उसी तरह से ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा, ऑक्सीजन का होता है 16 और इतने के स्थान पे हम लिख सकते हैं AMU। उसी तरह से सोडियम के परमाणु का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा, इसका होता है 23 और इसके स्थान पर लिख सकते हैं क्या चीज़, तो AMU। तो यहाँ पे जो है क्या कर लिया गया कि बार बार ये चीज़ लिखना पड़ रहा था 1/12 गुणे कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। अब उसी के स्थान पे यूपीएससी संस्था ने MU का प्रयोग किया, MU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, और उसी को कहा जाता है परमाणु द्रव्यमान इकाई। अब इसके स्थान पे हम लिखने लगे क्या चीज़, तो AMU। अब इसी समय रसायन विज्ञान के क्षेत्र में एक क्रांति आई और खोज किया गया मास स्पेक्ट्रोमीटर का, मास स्पेक्ट्रोमीटर का। और मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या बताता है, तो कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान को बताता है कि कार्बन परमाणु के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, यानी कि मास स्पेक्ट्रोमीटर का खोज हुआ, मास स्पेक्ट्रोमीटर का। और मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या बताता है, तो ये जो बताता है C12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान बताता है, यानी कि कार्बन 12 के एक परमाणु का क्या द्रव्यमान होता है ये बताता है कौन, मास स्पेक्ट्रोमीटर। और ये कितना द्रव्यमान बताया, तो यह जो द्रव्यमान बताया कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, वो जो है बताया 1.99 गुणे 10 पर घात -23 किलोग्राम, 1.99 गुणे 10 पर घात -23 किलोग्राम। ये जो है क्या बताया, तो ये मास स्पेक्ट्रोमीटर ने कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान बताया, कितना, तो 1.99 गुणे 10 पर घात -23 किलोग्राम। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो है हम 1 MU के मान
की गणना कर सकते हैं। जैसे कि एक एमयू ये जो है इतने के बराबर होता है। एक एमयू बराबर 1/12 गुणे कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान इतने के बराबर होता है। कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान। एक एमयू का जो मान है वो होता है 1/12 गुणे 10 पर गुणे होता है C12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, C12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। और इतने का मान कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान मास स्पेक्ट्रोमीटर ने कितना दिया, 1.99 गुणे 10 पर घात -23 किलोग्राम, -23 किलोग्राम। तो एक एमयू बराबर हम लिख सकते हैं 1/12 गुणे 1.99 गुणे 10 पर घात -23 किलोग्राम लिखा जा सकता है इतना। तो 1/12 गुणे 1.99 गुणे 10 पर घात -23 किलोग्राम इसे लिखा जा सकता है। यदि हम इसी को करें, एक एएमयू बराबर जो हो जाएगा 1.99 गुणे 10 पर घात -23 और बटे में हम कर सकते हैं 1.2 गुणे 10, इतना किया जा सकता है। अब जो है यही मान जो है आ जाएगा कितना, 1.99 गुणे 10 पर घात -24 और बटे में 1.2 और ये जो मान हो जाएगा कितने के बराबर, तो ये जो मान हो जाता है 1.66 गुणे 10 पर घात -24 किलोग्राम। तो एक एमयू का जो मान आ गया कितना, 1.66 गुणे 10 पर घात -24 किलोग्राम, इतना मान जो है आ गया। अब जो एक एमयू इसका जो मान होता है 1.66 गुणे 10 पर घात -24 किलोग्राम कितने के बराबर है, तो एक एमयू के बराबर है, एक एमयू के बराबर है। अब बात समझिए, एक एमयू बराबर इतना और इतना जो मान होता है, यह जो मान होता है 1/Na के बराबर होता है। 1/में किसके बराबर होता है, तो Na ग्राम के बराबर होता है। अब Na क्या है, तो Na जो है अवोगाद्रो संख्या है। Na क्या है, तो Na जो है अवोगाद्रो संख्या है। Na बराबर अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो संख्या। ये जो Na है क्या है, तो अवोगाद्रो संख्या है, जिसका जो मान होता है Na बराबर 6.023 गुणे 10 पर घात 23। अवोगाद्रो संख्या का जो मान होता है 1.6 गुणे 10 पर घात 23। तो ये सारा पार्ट जो है हम इरेज करेंगे और उसके बाद से फिर से हम इसी चीज़ को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो चलिए इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी कि AMU, इसका मान हमने यहाँ पे निकाल लिया मास स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा। मास स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा क्या होता है, एक बार फिर से हम उसी चीज़ को यहाँ पे रखेंगे। परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU बराबर होता है, AMU बराबर होता है 1.66 गुणे 10 पर घात -24 kg। अब इतना जो मान होता है 1/में Na ग्राम के बराबर होता है, 1/में Na ग्राम के बराबर होता है। और Na क्या है, तो Na जो है अवोगाद्रो संख्या है, अवोगाद्रो संख्या है। और अवोगाद्रो संख्या का जो मान होता है 6.023 गुणे 10 पर घात -23 होता है। ये क्या है, तो ये अवोगाद्रो संख्या है। इतनी बातें जो है हम यहाँ पे जान चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने जाना क्या कि ये जो 1/12 इंटू कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान और इतना जो मान होता है वह 1 AMU के बराबर होता है। इतना जो मान होता है 1 AMU के बराबर होता है और 1 AMU का जो मान है वो इतना होता है 1.66 गुणे 10 पर घात -24 kg
और इसी को जो है 1/Na कहेंगे, यानी क्या अवगाद्रो संख्या। Na क्या है तो अवगाद्रो संख्या है, और जिसका मान होता है क्या 6.023 × 10⁻23 होता है। इतनी बातें जो है अब हम जान चुके हैं। जैसे कि हम यहाँ पे निकालते हैं नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान, नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान, तो हमने क्या किया था, तो नाइट्रोजन का होता है 14 और AMU यही होता है। नाइट्रोजन का किया गया था 14 और AMU, तो इसको जो है 14 ऐसे रहने देते हैं और AMU के स्थान पे ये चीज़ लिख सकते हैं, ये चीज़ जो है लिखा जा सकता है, क्योंकि 1 AMU बराबर होता है इतना। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 × 1.66 × 10⁻24 kg। ये नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान है। उसी तरह से हम ऑक्सीजन का भी लिख सकते हैं। क्या, ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर ऑक्सीजन का होता है 16 AMU, और इसके स्थान पर लिख सकते हैं 1.66 × 10⁻24 kg। ये हो जाएगा ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान। तब यहाँ पे MU की परिभाषा आएगी क्या, तो MU हमको यह बताता है कि दिया गया परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान से कितना गुना भारी है। तो MU की जो परिभाषा होगी क्या, तो AMU हमको यह बताता है, AMU हमको यह बताता है कि दिया गया परमाणु, AMU हमको यह बताता है कि दिया गया परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान से कितना गुना भारी है, कितना गुना भारी है, ये बताता है हमें। कि जो MU क्या बताता है, तो MU हमको यह बताता है कि दिया गया परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान से कितना गुना भारी है। अब हम बात करेंगे मोल पर। ठीक है, हमने तो यहाँ पे MU के बारे में जान लिया। अब जो है बात किया जाए किस पर, तो मोल पर। मोल है क्या, अब इसे पढ़ा जाए। मोल, सबसे पहले हम जान लेते हैं एक मोल। तो एक मोल बराबर होता है 6.023 × 10⁻23। क्या चीज़, तो 23 कण। और कण जो है 3 रूपों में होते हैं बताया गया, या तो कण को परमाणु कह सकते हैं, या अणु कह सकते हैं, या आयन कह सकते हैं। परमाणु, अणु या आयन। तो कहने का मतलब है कि एक मोल का जो मान होता है किसी भी द्रव्य के, एक मोल का, कोई भी पदार्थ है उसके एक मोल का जो मान होता है 6.023 × 10⁻23 होता है। 23 कण, चाहे वो परमाणु है, अणु है या आयन है। अब ये मोल है क्या, तो मोल एक संख्या है, या कह सकते हैं कि मोल जो है एक संख्या है। मोल एक संख्या है। जैसे कि हमें वस्तु की संख्या के बारे में पता होता है, जैसे कि हम कहें कि 1 दर्जन, तो 1 दर्जन बराबर होता है 12 वस्तु। 1 दर्जन बराबर होता है कितनी वस्तु, तो 12 वस्तु। उसी प्रकार से एक मोल बराबर इतने वस्तु, यानी कि इतने कण, द्रव्य के कितने कण, तो 6.023 × 10⁻23 कण। एक जो मोल का मान है वो इतना होता है। जैसे कि कहा जाए 1 दर्जन केला, 1 दर्जन केला, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 12 केले, 12 केले। उसी तरह से हम कहेंगे कि 1 मोल पदार्थ, मतलब कि उसमें इतने कणों की संख्या। तो 1 मोल में कणों की जो संख्या होती है इतनी होती है। मतलब क्या,
कणों की जो संख्या होती है इतनी होगी तो इसी को बोला जाएगा कितना मोल, तो 1 मोल। तो 1 मोल बराबर होता है 6.023 गुणे 10⁻23 कण, चाहे वो कण परमाणु हो, अणु हो या आयन हो। अब आगे बढ़े, जैसे कि हमने कहा यहाँ पे क्या, तो 1 मोल बराबर इतना कण, 1 मोल बराबर इतना कण। तो अब हम जान लेते हैं मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान ये क्या होता है, मोलर द्रव्यमान। तो इसके बारे में समझने हैं, तो 1 मोल पदार्थ का द्रव्यमान ही मोलर द्रव्यमान कहलाता है। 1 मोल पदार्थ का द्रव्यमान ही क्या कहलाता है, मोलर द्रव्यमान कहलाता है। यानी कि किसी भी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान ही मोलर द्रव्यमान कहलाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि मोलर द्रव्यमान बराबर, मोलर द्रव्यमान बराबर 1 मोल पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान बराबर हो जाएगा 1 मोल पदार्थ का द्रव्यमान। तो यहाँ पे क्या होगा, तो मोलर द्रव्यमान बराबर 1 मोल पदार्थ का द्रव्यमान। हमने बताया है कि 1 AMU बराबर होता है क्या, तो 1/12 इंटू कार्बन 12 के 1 परमाणु का द्रव्यमान, 1 परमाणु का द्रव्यमान इतना होता है, कार्बन 12 के 1 परमाणु का द्रव्यमान। अब जो 1 AMU बराबर होता है इतना का जो मान निकाला गया 1.66 गुणे 10⁻⁻24 किलोग्राम, इतना जो है मान निकाला गया। यही जो मान है 1 AMU बराबर 1/Na के बराबर होता है, 1/Na के बराबर। और Na का मान हमने बताया है 6.023 गुणे 10⁻23 होता है, 6.0 गुणे 10⁻23। और यही चीज़ जो है किसके बराबर है, तो 1 मोल के बराबर है। यही क्या है, तो 1 मोल के बराबर है। इतना हमने जो है बता दिया। अब यहाँ पे बात समझिए कि जैसे कि मान लेते हैं कि नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है। नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान, नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान यानी कि क्या होगा, नाइट्रोजन के 1 मोल का द्रव्यमान, 1 मोल का द्रव्यमान, नाइट्रोजन के 1 मोल का द्रव्यमान। अब यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन के 1 परमाणु और 1 मोल का द्रव्यमान जो होता है Na के बराबर होता है। तो कहेंगे क्या, नाइट्रोजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान इंटू हो जाएगा Na क्या है, तो इसके 1 मोल का द्रव्यमान है। अब नाइट्रोजन के 1 परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, तो AMU होता है, कितने बराबर, तो इसका जो है 14 होता है। और 1 परमाणु के द्रव्यमान को हम लोग AMU द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इंटू हो जाएगा क्या चीज़, तो Na। 1 AMU जो होता है वह क्या होता है, तो 1/Na के बराबर हो जाएगा, इंटू हो जाएगा Na से कैंसिल हो जाएगा। और ये जो है ये ग्राम है, तो ये हो जाएगा 14 ग्राम। इसका मान आ गया कितना ग्राम, तो 14 ग्राम। तो ये क्या हो जाएगा, 1 मोल नाइट्रोजन के 1 मोल का जो है द्रव्यमान हो जाएगा। तो कितना, नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान जो हो जाएगा वो 14 ग्राम हो जाएगा। इसका मतलब है कि किसी भी वस्तु के परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त कर देना ही क्या कहलाता है, मोलर द्रव्यमान कहलाता है। क्योंकि ये जो परमाणु द्रव्यमान है नाइट्रोजन का है और इतना ही आया क्या करने से, यहाँ पे सारा मान रखने से। तो यहाँ पे हम लोगों ने जान लिया कि परमाणु मोलर द्रव्यमान क्या होता है। तो मोलर द्रव्यमान जो होता है पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान होता है। उसी तरह से यदि हम कहें यहाँ पे
यदि हम कहें यहाँ पे कि ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान बराबर हो जाएगा ऑक्सीजन के 1 मोल का द्रव्यमान। ऑक्सीजन के 1 मोल का द्रव्यमान, और ये पता है कि ऑक्सीजन के 1 मोल का जो द्रव्यमान होता है Na के बराबर होता है, मतलब कि ऑक्सीजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान और गुणे हो जाएगा Na। अब यहाँ पे जो है ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है वो 16 होता है, AMU 1 परमाणु का द्रव्यमान, और इंटू हो जाएगा Na, और AMU का जो मान होता है वो हो जाएगा 16 इंटू 1/में Na, और इंटू हो जाएगा Na से Na कैंसिल हो जाएगा, ये ग्राम में है तो इसकल टू हो जाएगा 16 ग्राम, यानी कि ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान कितना आ गया, तो 16 ग्राम आ गया। तो ये है मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ पे हमने मोल के बारे में बताया, मोल है क्या, उसके बाद से मोल एक संख्या है जो 1 मोल, 2 मोल, 4 मोल में पदार्थों की संख्या को व्यक्त करती है। 1 मोल में जो पदार्थों के कणों की संख्या होती है 6.023 गुणे 10⁻23 कण होता है। इतनी बातें जो है हम समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं और उसी प्रकार से अनेक तत्वों का निकाल सकते हैं मोलर द्रव्यमान। क्या हो सकता है मोलर द्रव्यमान? आगे बढ़े और कुछ और जानते हैं। इस चीज़ को जो है हम मिटा रहे हैं यहाँ पे। देखिए, आपने मोलर द्रव्यमान जान लिया, मोलर द्रव्यमान क्या होता है। अब और कुछ बातें करते हैं यहाँ पे, जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इसका जो है द्रव्यमान होता है 16। एक तो हम लोगों ने MU निकाला और दूसरा हम लोगों ने निकाल लिया क्या चीज़, तो ग्राम में, ठीक है। तो ये जो MU है वो क्या है, तो ऑक्सीजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान है, 1 परमाणु का द्रव्यमान है। ये निकाला गया किसके, कार्बन के सापेक्ष। ये निकाला गया किसके सापेक्ष, तो कार्बन के सापेक्ष। इसलिए इसको जो है आपेक्षिक द्रव्यमान भी कहा जाता है, आपेक्षिक द्रव्यमान। ये कार्बन के सापेक्ष निकाला गया, इसलिए जो है आपेक्षिक द्रव्यमान है, यानी कि रिलेटिव मास है, रिलेटिव मास यूनिट है। MU के द्वारा निकाला गया ये 16 ग्राम। ये क्या है, तो इसे कहा जाता है मोलर द्रव्यमान। इसको नाम दिया जाता है मोलर द्रव्यमान। ये इसी को कहा जाता है ग्राम द्रव्यमान, ग्राम द्रव्यमान। किसी भी परमाणु का द्रव्यमान यदि ग्राम में व्यक्त होता है तो उसी को बोला जाता है मोलर द्रव्यमान, यानी कि ग्राम द्रव्यमान। कैसे ये निकला, ये सारा चीज़ हमने दिखा दिया यहाँ पे, किस तरह से यहाँ पे निकला है। और 1 MU का मतलब भी हमने बता दिया कि 1 MU बराबर क्या होता है, तो किसी भी पदार्थ के 1 परमाणु का द्रव्यमान, 1 परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है। तो इतनी बातें जो है हम लोग यहाँ पे सीख लिए। और थोड़ा सा बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, अणुभार के बारे में, और उसके बाद से जो है इसको जो है आगे बढ़ाया जाएगा। चलिए अणुभार के बारे में अब हम जान लेते हैं। अणुभार क्या है, अणुभार, इसको इंग्लिश में बोला जाता है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। अणुभार क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कि कोई भी अणु हम लेते हैं, हाइड्रोजन अणु, H2 अणु, ये क्या है, तो हाइड्रोजन अणु है। इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। इसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु, H+H। यदि किसी अणु में जितने भी परमाणु हैं उसके द्रव्यमानों को हम जोड़ लें तो क्या होगा, उसके अणु का द्रव्यमान निकल आएगा ना, उसके अणु का द्रव्यमान जो है निकल आएगा। इसका मतलब क्या है, तो अणु द्रव्यमान जो होता है अणु में उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमानों का या भारों का योग होता है, परमाणुओं के भारों का योग होता है, यानी कि अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग, अणु में उपस्थित सभी
परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग क्या कहलाता है? अणुभार कहलाता है। जैसे कि एक हम यहाँ पे अणु लेते हैं H2O। इसमें क्या है? तो 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। अब हमें H2O का अणुभार ज्ञात करना है। H2O का क्या ज्ञात करना है? अणुभार। तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे हाइड्रोजन का भार, हाइड्रोजन का भार या द्रव्यमान, हाइड्रोजन का द्रव्यमान, और प्लस में ऑक्सीजन एक है तो 1 गुणे ऑक्सीजन का द्रव्यमान। यदि हम इसको ऐड कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा? H2O का द्रव्यमान हमें यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए, हाइड्रोजन का जो है परमाणु की संख्या 2 है और इसका जो है द्रव्यमान 1 होता है, 2 गुणे 1, और प्लस ऑक्सीजन 1 परमाणु है और ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो 16 होता है। अब यदि इसको हम ऐड कर लें तो हो जाएगा कितना? 18। कितना हो जाएगा? तो 18। अब क्या है? हाइड्रोजन का द्रव्यमान AMU में होता है। किसमें? AMU में। ऑक्सीजन का भी AMU में, तो ये भी हो जाएगा क्या चीज़? AMU में। तो ये क्या हो गया? 18 MU जो है H2O का अणु द्रव्यमान हो गया। तो अणु द्रव्यमान का मतलब यही होता है कि किसी अणु में उपस्थित जितने भी परमाणु उपस्थित होते हैं उसके परमाणु द्रव्यमानों को जोड़ लेते हैं और वही उसका जो है कहलाता है क्या? अणु द्रव्यमान। जैसे कि हाइड्रोजन में, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित है और इसके परमाणु द्रव्यमानों को हमने जोड़ लिया तो मान आ गया कितना? 18। और ये 18 मान क्या हो गया? किसका द्रव्यमान? तो ये जो मान हो गया जल का अणुभार हो गया, जल का अणुभार। तो किसी भी पदार्थ का जो है अणुभार हम इसी तरह से निकालते हैं। तो आगे हम कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ पे कुछ जो है क्वेश्चन देंगे और क्वेश्चन का अणुभार आप लोगों को निकाल करके हमें बताना है। जैसे कि NH3 का अणुभार निकाल लेना है। उसके बाद से CH4 का अणुभार निकालना है। C2H5OH का भार निकालना है। C2H5OH का अणुभार निकाल लेना है। उसके बाद से इसके बाद से निकालना है CH3OH का भार निकाल लेना है। उसके बाद से H2SO4 का जो है अणुभार निकाल के बताना है। कमेंट बॉक्स में जो है इतने यौगिकों का जो है आप अणुभार जरूर निकालिएगा। यहाँ पे जो है नाइट्रोजन का जो है बता ही दिए हैं। कार्बन का जो है 12 होता है परमाणु भार। उसके बाद से सल्फर का जो है 32 होता है। और भी हम एक वीडियो बनाएंगे और जिसमें कि आपको बताएंगे कि किस तत्व का परमाणु भार कितना होता है, जैसे जैसे वीडियो आगे की ओर बढ़ेगा। यहाँ पे हमने थोड़ा सा मोल के बारे में बात किया, मोल होता क्या है, आगे चल करके हम विस्तार से बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि समझ में आता है तो आप जो है ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ताकि हम जो है आगे के वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करा सकें। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए नारायण सर क्लासेस के साथ।